Okay, so let's start today by this such a discussion. Let's say this is a reaction going on. A plus B goes to product. Okay, and A and B both are gases. Now, if you remember when we started temperature dependence, we discussed how we will calculate rate of this reaction. कैसे करेंगे? पहले तो ए और बी के बीच कितनी कोलिजन हो रही हैं वो देखेंगे, करेक्ट? Yes, sir. फिर we will see that out of those collisions, how many are properly oriented, how many have requisite energy, correct? Yes, Yes, sir. So now if I start in the similar way, can we count the number of collisions happening between A and B? Collision frequency, bimolecular collision frequency between A and B. याद है किसी को एक्सप्रेशन इसका? So √2 pi d square u bar n star. √2 pi d square. अब इसमें d क्या था? If you remember, Diameter of molecule. of molecule A. Yes, sir. पहले स्टेट में जब हम लोगों ने ये एक्सप्रेशन डिराइव किया था, we only took one type of molecule in the container, correct? एक ही टाइप के मॉलिक्यूल थे ए के. अब कंटेनर के अंदर दो टाइप के मॉलिक्यूल है, ए और बी, करेक्ट? तो यहाँ आएगा डी ए बी स्क्वायर, वेयर डी ए बी विल बी diameter of A plus diameter of B upon 2. Average diameter, okay? Into U bar. अब U bar भी हमें एवरेज लेना पड़ेगा, U bar AB, और U bar AB कितना होता है? रूट ऑफ 8 RT by 5 mu, where mu is reduced mass of A and B. Okay, into Na star into Nb star. तो ये होगा टोटल कोलिजन बिटवीन ए एंड बी. ठीक है, Na स्टार का मतलब क्या था, याद है? number of molecules of A per unit volume. नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ए पर यूनिट वॉल्यूम. तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, Na स्टार को आई कैन राइट एवोगैड्रो नंबर इनटू मोलैरिटी ऑफ इट, करेक्ट? Yes, sir. और सिमिलरली Nb स्टार को आई कैन राइट एवोगैड्रो नंबर इनटू मोलैरिटी ऑफ बी. यहाँ तक क्लियर है? हाँ सर. तो ये तो हो गए टोटल कोलिजन. But will all of these collisions give us reaction? No, sir.
इसमें हमें पहले कौन सा चेक करना पड़ेगा? फर्स्ट वी विल हैव टू चेक orientation barrier, and next we will have to check energy barrier. So for taking orientation barrier into account, we introduce a term phi, which we call as steric factor. तो पी को क्या कह रहे हैं? स्टीयरिक फैक्टर। और क्या मीनिंग है इस स्टीयरिक फैक्टर की? This is the fraction of collision. Fraction of collision with proper orientation. ठीक है? Yes, sir. करेक्ट। अब दूसरा बैरियर कौन सा क्रॉस करना है कोलिजन्स को? Energy. एनर्जी बैरियर। तो अगली चीज हमें कैलकुलेट करनी है फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल। फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल in activated state. एक्टिवेटेड स्टेट का मतलब जिनकी एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी से ज्यादा हो। ठीक है? तो ये कैलकुलेट कैसे करेंगे? इसके लिए वी कैन यूज मैक्सवेल्स इक्वेशन। करेक्ट? Yes, sir. Let's integrate dN by dE into dE from threshold energy to infinity upon n total number of molecules. तो इससे हमें मिल जाएगा फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग एनर्जी ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड एनर्जी। करेक्ट? समझ में आया ये पूरा कैलकुलेट करेंगे। वी आर नॉट गोइंग इन इंटीग्रेशन, दैट इज नॉट नीडेड, बट इंटीग्रेट करके दिस कम्स आउट टू बी ई रेज टू माइनस E threshold minus E average by RT। तो इसी को हम लोग क्या कह देते हैं? E रेज टू माइनस EA by RT। तो E रेज टू माइनस EA by RT और मल्टीप्लाई कर दें इसमें, तो आई विल गेट ऑल्सो द fraction which has proper energy। तो ये हो गए, ये टोटल टर्म हो गई नंबर ऑफ कोलिजन्स with proper orientation and with proper energy। Correct? Yes, sir. Yes, sir. So this is nothing but rate of reaction।
और देखो यही तो हम लोग स्टार्टिंग से कर रहे थे काइनेटिक्स में। रेट हम कैसे दे रहे थे, के इंटू ए इंटू बी, करेक्ट। तो Yes, sir. ये टर्म जो ब्रैकेट में है, दिस इज नथिंग बट के, अच्छा, और ये जो टर्म है ये कितना हो गया, दिस इज ए। के को भी हम लोग कैसे लिख रहे थे, ए ई रेस टू माइनस ई ए बाय आर टी, सही है। yes. Yes, sir. तो जरा स्टीयरिक फैक्टर के बारे में थोड़ा सा लिख लेते हैं। स्टीयरिक फैक्टर, तो स्टीयरिक फैक्टर कैलकुलेट करने के लिए ये तो समझ में आ रहा है, तो कोई एक सेकंड दिखाइए ना प्रीवियस पेज। स्टीयरिक फैक्टर कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास कोई फॉर्मूला तो हो नहीं सकता है, करेक्ट। Yes. तो स्टीयरिक फैक्टर को हम लोग एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट करते हैं। कैसे करते हैं देखिए। तो स्टीयरिक फैक्टर पी को हम कहते हैं ऑब्जर्व रेट कांस्टेंट अपॉन कैलकुलेटेड रेट कांस्टेंट। कैलकुलेटेड रेट कांस्टेंट क्या होगा हमारा, जो हम बिना स्टीयरिक फैक्टर के जो कैलकुलेट करें। तो बेसिकली मतलब कैलकुलेटेड रेट कांस्टेंट क्या होगा, कितना होगा, जो लास्ट पेज में निकाला, कैलकुलेटेड रेट कांस्टेंट विल बी √2 पाई DAB स्क्वायर U bar AB n naught square e raised to minus EA by RT। तो ये हो जाएगा कैलकुलेटेड रेट कांस्टेंट, और एक्चुअली जो रिएक्शन का एक्सपेरिमेंटल रेट कांस्टेंट आएगा वो होगा ऑब्जर्व्ड रेट कांस्टेंट। तो उन दोनों के रेशियो से हमें पी मिल जाएगा। समझ में आया। Yes. एंड for most of reaction, value of P lies between 0 to 1, correct. This is the fraction of properly oriented molecules, correct. Okay. Yes, sir. सर आपने ऑब्जर्व के बारे में क्या बोला एक बार बता सकते हो वापस। ऑब्जर्व रेट कांस्टेंट जो एक्चुअली उस रिएक्शन का रेट कांस्टेंट मिलेगा एक्सपेरिमेंट में। अच्छा वो देंगे। कुछ रिएक्शंस के लिए P ग्रेटर देन 1 होता है, ओके। उसमें बेसिकली हम लोग कैलकुलेटेड रेट कांस्टेंट में कुछ गलत पैरामीटर्स ले लेते हैं, इसलिए दैट कम्स आउट टू बी ग्रेटर देन 1। सर गलत पैरामीटर्स मतलब? रेडियस की वैल्यू गलत ले लेते हैं। ओ वैसे सर, ओके सर।
सर प्रीवियस पेज दिखाइए। इसके भी पहले वाला। सर चलो आगे नेक्स्ट पॉइंट हम लोग करेंगे अब मैकेनिज्म। सर वो सर वो फायदा क्या हुआ उतना कुछ करने का, अगर के को अल्टीमेटली ऑब्जर्व ही करना पड़ा तो? सर वो लिखने का फायदा क्या हुआ अगर के को ऑब्जर्व करना पड़ा तो? डेरिवेशन से सब आरिनस की, आरिनस ने तो एम्पेरिकली एक रिलेशन दिया था ना, तो उसके पीछे का ये लॉजिक है कि क्या पैरामीटर चेंज करने से के में कितना फर्क आ सकता है। अच्छा वैसे, ओके सर। तो मैकेनिज्म क्या होता है पहले तो ये समझें। नॉन एलिमेंट्री रिएक्शंस क्या थे वो याद है? विच प्रोसीड्स इन सेवरल स्टेप्स। चलो थोड़े नोट्स बनाते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आई? Yes, sir. हर हर स्टेप जो होता है वो एक एलिमेंट्री रिएक्शन होता है। तो ये जो सीक्वेंस है, दिस सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट्री रिएक्शन which make up the overall non-elementary reaction is called as the mechanism of reaction. ठीक है, तो सपोज फॉर एग्जांपल मान लो Sir, ये could you keep the previous slide for a minute? yes sir please.
मान लो ये रिएक्शन है, CO प्लस Cl2 गोज टू COCl, तो ये ओवरऑल रिएक्शन है। तो इसके लिए मैकेनिज्म हमें ऐसे बताया गया, Cl2 गोज टू 2Cl, ये पहला स्टेप है। दूसरा स्टेप CO प्लस Cl goes to COCl, COCl plus Cl goes to COCl2। ठीक है, ये बात समझ में आई? Yes, sir. तो ये जो तीन रिएक्शंस का सीक्वेंस है, दिस विल बी कॉल्ड एज मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन। अब नॉन एलिमेंट्री रिएक्शन है अगर, तो रेट ऑफ a non-elementary reaction is decided by the slowest step of mechanism. और उसको हम क्या कहते हैं? RDS. RDS। तो slowest step of mechanism is called as rate determining step of RDS। ओके, और कौन सा स्टेप होगा RDS? Formation. The step with highest threshold energy is the slowest step। ठीक है, तो जिस स्टेप की थ्रेशोल्ड एनर्जी सबसे ज्यादा होगी वो RDS होगा। तो मान लो इस मैकेनिज्म में तुम्हें ऐसे दिया है, फास्ट, स्लो, फास्ट। तो कौन RDS हुआ इस रिएक्शन का, इस मैकेनिज्म? बीच वाला Second reaction. तो इस ओवरऑल रिएक्शन की रेट हम किससे देंगे? Second reaction. सेकंड reaction. तो सेकंड स्टेप का मान लो रेट कांस्टेंट है K2, तो रेट हो गया K2 इंटू CO इंटू Cl, ये आ गया इसका रेट लॉ। बस बट इस फॉर्म में हम रेट लॉ को छोड़ नहीं सकते हैं। क्यों नहीं छोड़ सकते इस फॉर्म में? क्योंकि इस फॉर्म में इस रेट लॉ में ये आ रहा है Cl की कंसंट्रेशन। अब Cl is a reaction intermediate, correct? यस सर। इस मैकेनिज्म में Cl एटम और COCl, these two are reaction intermediate, and we can never leave our rate expression in terms of reaction intermediate. Okay? तो अब उस पर थोड़ा सा वर्क करते हैं। तो उसके लिए व्हाट यू कैन सी, पहले रिएक्शन से क्लोरीन के एटम्स प्रोड्यूस हो रहे हैं हाँ सर। और वो दूसरे रिएक्शन में कंज्यूम हो रहे हैं। फर्स्ट रिएक्शन इज फास्टर देन सेकेंड। Yes sir. क्लोरीन का प्रोडक्शन रेट इज मोर देन द कंजम्पशन रेट। Yes. तो क्लोरीन एटम्स का कंटेनर के अंदर अमाउंट बढ़ने लग जाएगा। हाँ सर। अगर क्लोरीन एटम्स का अमाउंट कंटेनर के अंदर बढ़ने लग जाएगा
तो फर्स्ट रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में भी सब्सटैंशियली प्रोसीड करेगी, और अगर एक रिएक्शन दो डायरेक्शंस में प्रोसीड करती है, फॉरवर्ड बैकवर्ड, देन इट अचीव्स इक्विलिब्रियम। तो एक ये पॉइंट हम लोग इंपॉर्टेंट लिख सकते हैं कि ऑल रिएक्शंस बिफोर आरडीएस, जो आरडीएस से पहले होते हैं, अचीव इक्विलिब्रियम। Sir, could you show the slide before this one? एंड जो रिएक्शन इसके बाद हो रहे हैं, थर्ड स्टेप का रिएक्टेंट COCl है, करेक्ट? Yes. जो कि सेकेंड स्टेप से प्रोड्यूस हो रहा है। Yes, sir. तो थर्ड रिएक्शन कैन प्रोसीड फास्टर देन सेकेंड स्टेप, उसका K तो ज्यादा है, बट उसका जो रिएक्टेंट है वो सेकेंड रिएक्शन से ही मिल रहा है। तो थर्ड रिएक्शन कैन प्रोसीड एट द रेट ऑफ सेकेंड रिएक्शन ओनली। ओके, तो ऑल रिएक्शंस आफ्टर आरडीएस proceed at the rate of RDS। ठीक है, तो अब अगर हमें इसका रेट लॉ बताना है, तो ये तो आ गया, बट आई कांट लीव हियर। तो अब इसके लिए फर्स्ट रिएक्शन के इक्विलिब्रियम का एक्सप्रेशन लिख लेते हैं। मान लो फॉरवर्ड डायरेक्शन का रेट कांस्टेंट K1, बैकवर्ड का K1 डैश। तो आई कैन राइट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ फर्स्ट रिएक्शन K1। इसको ऐसे लिख सकते हैं, करेक्ट? सही है? हाँ। तो यहाँ से क्लोरीन Cl के कंसंट्रेशन क्या लिख सकता हूं मैं? √K1 into Cl2 raised to half। ये फर्स्ट एक्सप्रेशन में सब्स्टिट्यूट कर दूं तो रेट लॉ क्या हो गया? √K1 K2 CO into Cl2 raised to half। तो ये हो गया ओवरऑल रेट लॉ। और अब ऑर्डर क्या हो गया इस रिएक्शन का? क्या ऑर्डर हो गया? 3/2। 3/2. ओके, तो अब Yes, समझ में आया फ्रैक्शनल या नेगेटिव ऑर्डर्स क्यों आ सकते हैं? हाँ सर। सर वो आपने वो पहले रिएक्शन का इक्विलिब्रियम क्यों अचीव होएगा वो बोला आपने, एक बार रिपीट कर सकते? भाई पहले रिएक्शन का प्रोडक्ट कंज्यूम हो नहीं रहा उस रेट से, तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी पहले रिएक्शन के, तो वो बैकवर्ड भी चलेगा। सर प्रीवियस पेज दिखाओ ना। ओके। और अब यहीं पे मॉलिक्यूलैरिटी भी लिख लेते हैं। तो मॉलिक्यूलैरिटी इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल participating in a reaction। So basically it is the sum of stoichiometric coefficient, but it is only defined for एलिमेंट्री रिएक्शन। बुकलेट में कई जगह नॉन एलिमेंट्री की मॉलिक्यूलैरिटी पूछ ली है कुछ 2-3 प्रॉब्लम्स में, और उन्होंने स्लोएस्ट स्टेप से दे दिया है कि स्लोएस्ट स्टेप की मॉलिक्यूलैरिटी इज मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ नॉन एलिमेंट्री, बट दैट इज रॉन्ग। नॉन एलिमेंट्री के लिए हम लोग मॉलिक्यूलैरिटी डिफाइन ही नहीं करते। ओके,
ठीक है, Yes, sir. Sir, could you show the slide before this one? सर रिएक्शंस वाले भी भेजो, वो वाला स्लाइड दिखाओ ना। सर स्टेप 2 और स्टेप 3 सेम रेट से जा रहा है तो स्लो और फास्ट का क्या मतलब है? इसका के ज्यादा है, स्टेप 3 K3 इज ग्रेटर देन K2। स्टेप 3 फास्ट चल सकता है, वो चल इसलिए नहीं पा भाई, ऐसी सिचुएशन है, मान लो ये एक रोड है, ठीक है, एक नैरो रोड है जिसमें ओवरटेकिंग अलाउड नहीं है, सबसे आगे एक यहाँ चल रही है कार, ओके, यस सर। और फिर इसके पीछे है बाइसिकल, कौन फास्ट चलेगा इन दोनों में? कार, ऐसे कर कार चलेगा ना, करेक्ट। लेकिन इस बाइसिकल के पीछे एक और कार है। अब ये रिएक्शन 1 हो गया, ये रिएक्शन 2, ये रिएक्शन 3। अब समझे व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? यस सर। ये कार चल फास्ट सकती है लेकिन उसको इसके पीछे ही चलना है। हाँ सर, समझ गया, थैंक यू सर। सर फर्स्ट और सेकंड रिएक्शन भी सेम रेट से हो रहे बोल सकते क्या? नहीं, सर वो CL और CL मतलब इधर जितना प्रोड्यूस हो रहा है उतना कंज्यूम हो जाए। नहीं, फॉरवर्ड और बैकवर्ड सेम रेट से थोड़े होते हैं हमेशा। इक्विलिब्रियम अचीव होने के बाद टोटल नेट रेट ऑफ प्रोडक्शन विल बी इक्वल टू कंजम्पशन, और क्लोरीन नीचे के रिएक्शन में भी कंज्यूम हो रहा है। यस सर। सो हम्म, आप लास्ट स्टेप बता सकते हो आपको कैसे CO आ गया इक्वेशन में? यार ये Cl की कंसंट्रेशन अच्छा, ये इसमें सब्स्टिट्यूट करा। हाँ, ओके ओके। सर इसका नेक्स्ट पेज दिखाओ ना। थैंक यू सर। FBS कहाँ तक कर लिया है? 63। 60 तक हो गया है। हाँ यस। चलो FBS एक तो कंप्लीट कर दो, 61 to 66। एडवांस लेवल में क्या क्या कर लिया है? एडवांस लेवल के टेम्परेचर डिपेंडेंस वाले प्रॉब्लम किए थे। नहीं सर। एडवांस लेवल से कोई भी प्रॉब्लम नहीं किया अभी तक। सर ये 21, 22 कौन सा सर? 18 भी किया था। तो वही तो थे टेम्परेचर डिपेंडेंस वाले। Then why you are saying हाँ सर किए थे बस। 18, 21, 22 हो गया है, 19, 20, 24 कर लो। चलो ये कंप्लीट करो।
हो गया कंप्लीट? यस सर। यस सर। बोलो, कोई डिस्कस करना है? नहीं सर। Sir, advanced level 19 or 20? 90. 90 advanced level का 90। तो ये रिएक्शन का रेट कांस्टेंट तुम्हें दिया है 2k2/k3 √k1/k5। ठीक है, ओके। Yes, sir. k1 और k2 की वैल्यू k1 k2 k3 सब रख दो, तो कैसे लिखोगे? k2 को कैसे लिख सकते हो? a2 e⁻⁻ अपॉन a3 e⁻⁻ into root of a1 e⁻⁻ अपॉन a5 e⁻⁻ सही है, करेक्ट। अब ई वाली सारी टर्म्स एक साथ कलेक्ट कर लो, तो क्या बचेगा? ये तो ए वाली टर्म्स हो गई, और ई वाली टर्म में क्या बचेगा? देखो, आरटी को डिनोमिनेटर में लो, तो E2 प्लस E1/2 रूट की वजह से हाफ आ जाएगा, माइनस E3 माइनस E5/2। सही है, क्लियर? Yes, sir. अब इस चीज को पूरे को ओवरऑल ए बोल सकते हो, और Okay, sir. हाँ. इस चीज को पूरा ओवरऑल एक्टिवेशन एनर्जी बोल सकते हो। ठीक है, Okay, sir. हाँ, sir. 20 भी करना है नहीं सर, अभी वो मैं ट्राई करूंगा एक बार। तो सेम है, तो उसमें तो बहुत सिंपल है। हाँ सर। एफबीओ कहाँ तक कंप्लीट कर लिया है तुम लोगों ने? 45. 43. So I think I told in last class to complete up till 76. आपने गेट इक्विप बोला गेट था। एपिट बोला। हाँ, गेट इक्विप्ड इसलिए बोला ना, बिकॉज आई वाज अज्यूमिंग एफबीओ हो चुका है कंप्लीट। सर एफबीओ को होमवर्क नहीं दिया था। नेक्स्ट क्लास कब है? कल है कि सैटरडे को है? सैटरडे। सैटरडे तक को एफबीओ और गेट इक्विप्ड कंप्लीट कर लेना, ठीक है? सर एफबीओ पूरा? हाँ, पर ऑब्वियसली पूरा। एडवांस लेवल का 24 हो गया था। यस सर। यस सर। यस। चलो ये वाला प्रॉब्लम भी है। ये एक रिएक्शन और इसकी मैकेनिज्म ऐसे भी है। ठीक है,
ये मैकेनिज्म दी है, रेट कांस्टेंट्स, और इसका रेट लॉ निकालने को बोला है। कैसे करोगे बताओ? तो स्लो फास्ट Slowest क्या दिया है? कौन सा? हाँ स्लो फास्ट। तो फास्ट नहीं बताया है। तो जब प्रॉब्लम में स्लो फास्ट नहीं बताते हैं तो इट मीन उस मैकेनिज्म में सारे रिएक्शंस का रेट कंपेरेबल है। ओके, यस सर। सारे रिएक्शंस का रेट कंपेरेबल है, तो किसी को स्लो या किसी को फास्ट नहीं कह सकते। तो एक तो तरीका होता है आरडीएस अप्रोच टू फाइंड द रेट ऑफ नॉन एलिमेंट्री रिएक्शन। दूसरा अप्रोच इससे सीख लेते हैं विच इज कॉल्ड एज स्टेडी स्टेट अप्रोच। ठीक है, स्टेडी स्टेट अप्रोच क्या होता है? इफ ऑल रिएक्शंस in a mechanism proceed with comparable rate, then the mechanism achieves a steady state। स्टेडी स्टेट का मतलब क्या है? एट स्टेडी स्टेट concentration of reaction intermediate will become constant with respect to time। भाई अगर सब रिएक्शन कंपेरेबल रेट से बन रही है, तो सॉरी सब रिएक्शन कंपेरेबल रेट से चल रही है, तो जो रिएक्शन इंटरमीडिएट है, रिएक्शन इंटरमीडिएट क्या है? वो एक रिएक्शन में बनेंगे, अगले में कंज्यूम होंगे, करेक्ट? यस सर। तो उनके बनने और कंजम्पशन, उनके प्रोडक्शन और कंजम्पशन का रेट ऑलमोस्ट सेम होगा। अग्रीड? यस सर। तो उनकी कंसंट्रेशन टाइम के रिस्पेक्ट में कांस्टेंट हो जाएगी। तो उस अप्रोच से हम लोग स्टार्ट करेंगे कि स्टेडी स्टेट का प्रॉब्लम। तो नाउ इन दिस मैकेनिज्म कैन यू टेल मी व्हाट आर द रिएक्शन इंटरमीडिएट्स? BR, यार HBR, HBR HBr रिएक्शन इंटरमीडिएट का है मेरे दोस्त। HBr प्रोडक्ट है। तो इस प्रॉब्लम में देर आर टू रिएक्शन इंटरमीडिएट, H और BR। Br। ठीक है, यस। तो कैसे लिखेंगे अब इसकी इक्वेशन? मैथमेटिक इक्वेशन क्या होगी इसकी? dH by dt is 0 and dBr by dt is 0। ये हो गई स्टेडी स्टेट की इक्वेशन एट स्टेडी स्टेट।
समझ में आया ये बात? यस सर। अब इन 5 रिएक्शन से तुम लोग DH बाई dt लिख सकते हो। टेल मी। यस सर और dBr बाई dt भी लिख सकते हो, करेक्ट? यस तो वो दोनों लिख के DH बाई dt और dBr बाई dt उनको 0 से इक्वेट करना है और फिर उससे इक्वेशन बना के रेट लॉ सॉल्व करना है। दिस आई एम लीविंग फॉर होमवर्क, ओके? कर लोगे ये अटेम्प्ट? ओके सर। सर सर एक का लिखो ना, फिर दूसरे का लिखेंगे। DH बाई dt कैसे लिखोगे, कौन बता रहा है मुझे? एनीबॉडी? DH बाई dt H दूसरे रिएक्शन में बन रहा है, यस सर यस सर। रेट से बनेगा K2 Br Br 2H2, करेक्ट? यस सर। थर्ड रिएक्शन में रिएक्ट हो रहा है तो माइनस -K3 इंटू H इंटू Br2। या फोर्थ में भी कंज्यूम हो रहा है -K4 इंटू H इंटू HBr। दिस इज 0। ये पहली इक्वेशन हो गई। सर आर यू अज्यूमिंग एवरी रिएक्शन टू बी फर्स्ट ऑर्डर? नो, ये फर्स्ट ऑर्डर में ऐसे लिखते हैं, Br इंटू H2 लिखते हैं। Yes, sorry, I End are हो we गया। assuming every reaction to be a second order? नो, The elementary reactions. ये क्या लिखा था पहली चीज? Yes, sir. Elementary reactions. अब इसी तरह dBr बाई dt भी लिख लोगे। यस सर। Okay, हाँ sir, got सर। it. अब फिर उनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करना और इवेंचुअली तुम्हें क्या निकालना है? रेट, ओके? यस सर। सर बट साइमल्टेनियसली किसके लिए सॉल्व करना होगा, एच और पीआर के लिए? रेट निकालना है। रेट क्या होता है? रेट इस रिएक्शन का कैसे दोगे? 1/2 DHBr बाई dt निकालना है तुम्हें। यही तो रेट होगा ना? यस सर। ये निकालना है तुम्हें, करेक्ट? यस सर। चलो इसको अटेम्प्ट करना, होमवर्क SBO कंप्लीट करना है। सर सर हाँ, जस्ट स्टार्टिंग स्लाइड दिखा सकते हैं, मेरे को स्क्रीनशॉट लेना है। सर एक डाउट था सर, लॉ ऑफ मास ऑफ एक्शन और रेट लॉ में डिफरेंस क्या होता है? ठीक है सर। और सर और एक डाउट था कि शायद एनसीईआरटी में ये दिया था कि एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का जो ओवरऑल ऑर्डर होती है वो जो आरडीएस है उसके मॉलिक्यूलरिटी के बराबर होती है, पर अभी तो हमने वो जो COCl का एग्जांपल देखा था उसमें 3/2 आ रही थी। एनसीईआरटी में क्लियरली लिखा है कि read it carefully again that molecularity of a complex reaction Is not defined. not defined। और Yes, अगर आपको उसको बहुत कुछ सोचना है तो उसका पूरा रेट आरडीएस ही डिसाइड कर रहा है, तो यू कैन Yes, sir. रेफरेंस फ्रॉम आरडीएस, बट आरडीएस की मॉलिक्यूलरिटी को यू कैन नॉट कॉल एज मॉलिक्यूलरिटी ऑफ ओवरऑल रिएक्शन, ओके? Okay, sir. Thank you. सर नेक्स्ट स्लाइड। सर ये वाले स्लाइड में नेक्स्ट सर स्लाइड। सर एक डाउट है
सर ये वाले स्लाइड में K3 वाले रिएक्शन में HBr फॉर्म हो रहा है और K4 वाले रिएक्शन में HBr रिएक्ट हो रहा है, तो वो रिएक्शन इंटरमीडिएट नहीं काउंट किया जाएगा क्या? जो चीजें ओवरऑल रिएक्शन में अकर करती है उनको नहीं काउंट करते हैं रिएक्शन इंटरमीडिएट में। ओके ओके सर। चलो विल स्टॉप हियर, बाय एवरीबॉडी। सर आपने वो कौन से पेपर डिस्कस कर दिए MP4 से? पेपर 1 पेपर 2 एडवांस। ओके सर ठीक। रिकॉर्डिंग सर में आप पेपर 1 का रिकॉर्डिंग भेज सकते हो सर, आपने बोला था वो। सब YouTube पे पढ़ा है, यू डोंट लुक एंड यू जस्ट कीप ऑन मैसेजिंग। 3 दिन पहले डाल दिया है, या तो चैनल में सब्सक्राइब नहीं हो गए। अब मैं नहीं लिंक सर किया है सर। बार क्लासरूम में डालूंगा। यू हैव टू सी द YouTube चैनल ऑन योर ओन कि क्या नई रिकॉर्डिंग अपलोड हुई है। ओके ओके सर। सर इसके बाद वाला 1 सेकंड पेज दिखाइए ना। हो गया? यस सर।